अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क़यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना प्रोग्राम खबर की खबर में, और आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला ये दिन आपके लिए खैर और बरकत का बायस लेके आए और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने अहम खबरों को किस तरह कवरेज दी, एक नज़र देखते हैं। वजीर आजम के तारीखी रिलीफ पैकेज के लिए कौम से खिताब को आज के तमाम कौमी अखबारात में भरपूर कवरेज दी गई है। रोजनामा नवाए वक्त की सुर्खी के अल्फाज हैं, 2 करोड़ खानदानों के लिए आटा दाल घी 6 माह तक सस्ता, पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा इमरान खान। इसी खबर को रोजनामा दुनिया ने भी कुछ इस तरह हाईलाइट किया है। गरीबों के लिए आटा दाल घी 30% सस्ता, 2 करोड़ खानदानों के लिए 6 माह तक इमदादी पैकेज। ऑपोजिशन के 2 बड़े खानदान बाहर से आधी दौलत वापस ले आए तो कीमतें भी आधी कर दूंगा इमरान खान। रोजनामा जंग ने भी इसी खबर को अहमियत दी, पेट्रोल महंगा होगा, 120 अरब का रिलीफ पैकेज, मुनाफा बख्श शोबों के सेठ, तनख्वाहें बढ़ाएं वजीर आजम। रोजनामा एक्सप्रेस ने भी वजीर आजम के रिलीफ पैकेज को नुमाया तौर पर शाया किया, 120 अरब के रिलीफ पैकेज का ऐलान, पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा, गैस का मसला भी होगा इमरान खान। रोजनामा पाकिस्तान ने वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन के बयान को सुर्खी के तौर पर लिया। वजीर आजम अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर हद तक जाएंगे फवाद चौधरी। द न्यूज की लीड स्टोरी के अल्फाज हैं, इमरान अनवेल्स ₹120 बिलियन वेलफेयर पैकेज। डेली टाइम्स की मेन स्टोरी है, PM अनाउंसेस बिगेस्ट एवर सब्सिडी पैकेज। द नेशन ने वजीर आजम के खिताब को टॉप स्टोरी के तौर पर लिया, PM अनाउंसेस 30% डिस्काउंट फॉर पुअर ऑन घी फ्लोर पल्सेस। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी वजीर आजम के खिताब को हेडलाइन में लिया, PM ₹120 बिलियन रिलीफ फॉर 20 मिलियन फैमिलीज। डॉन अखबार ने भी इसी खबर को फ्रंट पेज पे शाया किया है, PM अनवेल्स ₹120 बिलियन रिलीफ पैकेज। ये एक नज़र आप डालते हैं अपने रनडाउन के ऊपर और उसके बाद आपके साथ बात करते हैं। पहले रनडाउन सुन लीजिए। वजीर आजम इमरान खान का महंगाई के खिलाफ तारीखी रिलीफ पैकेज। कौमी पार्लिमानी सलामती कमेटी का इजलास तलब। मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात जमाती बुनियादों पर कराने का इंदिया। नए चेयरमैन नैब का तकर्रुर, सदर ने नाम तलब कर लिए। आज के प्रोग्राम में एक्सप्रेस ट्रिब्यून का इदारिया, ग्रास रूट्स रिप्रेजेंटेशंस और रोजनामा जंग में ताउलक कासमी साहब का कालम, शरीफ फैमिली के इख्तलाफात भी शामिल हैं। भारत अफगानिस्तान मैच पर शकूक व शबात और टॉप ट्रेंड भी वेल पेड इंडिया के हवाले से इसी पे है और इसमें हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे इस पे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ प्रोग्राम का आगाज़ ज़रा खुशगवार मूड में ही हो और आगाज़ हो, लेकिन एक दुख वाली खबर आप हम सब ने सुबह पढ़ी और कुदरतुल्लाह चौधरी साहब उनका इंतकाल हो गया। बड़े सीनियर सहाफ़ी थे, 50 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सहाफ़त को दिए और बड़ी आला रवायात उन्होंने सहाफ़त में कायम की। बड़े जिसे कहते हैं ना, धीमे मिजाज के हम्बल आदमी और प्रोफेशनली इतने साउंड कि अपने काम पर उनकी मुकम्मल तवज्जो हुआ। आपकी एक याद उनके साथ बड़ी खूबसूरत याद आपके साथ बड़ी यादें हैं, क्योंकि मैंने जो है इस्लामाबाद में उनके साथ 2 साल 94 में और 95 में काम किया था। और 95 में मुझे याद है कि जब मंजूर वट्टू के खिलाफ अदम इत्माद की तहरीक पीपल्स पार्टी लेकर आई तो पंजाब के जो तमाम MPs थे उनको इस्लामाबाद लाया गया, पंजाब और सिंध उसमें ठहराया गया और फिर अगले रोज़ जो है उनको मरी में रखा गया। तो चौधरी साहब ने मुझे कहा कि मुझे इसकी ना पूरी इनसाइडर चाहिए, ख़बर चाहिए इसकी। तो मैंने वो सारी खबर जो है वो लेकर फाइल की और पहली दफ़ा मेरी रोज़नामा पाकिस्तान के अंदर 8 कालम जो लीड थी वो चौधरी कुदरतुल्लाह साहब ने इस खबर के लिए। उर्दू सहाफ़त तो नहीं की, अब कॉलम लिखने शुरू किए आपके हिदायत पे दूसरा 5 साल से। सारे अंग्रेजी जल्दी सारी जो घर में भी काम होते हैं ना फैसले हो जाते हैं और बाद में कहा जाता है आपकी हिदायत पे। अच्छा, उसमें ये है कि ना अपना इंसान बहुत अच्छे थे, बहुत बेहतर इंसान थे। मेरी मुलाकात रही काफ़ी जगह को मुख्तलिफ फोरम पे, तो प्रोफेशनल तो थे ही। उनके एडिटर जो यार चंद ही लोग थे जो कि जो एडिटर का मनसब है ना उस पर फाइज अच्छे लगते नाम, चंद नाम उसमें थे। और ये अब भी हमसे बिछड़ गए, अल्लाह उनकी अगली मंजिलें आसान करे, उनके लवाकिन को सब्र दे। आपने तो बड़ा लंबा काम किया ना उनके साथ, एक ही इदारे के रोजनामा पाकिस्तान में वो मेरे
सीनियर थे और एग्जीक्यूटिव एडिटर थे। और उनकी जो जिस चीज़ से मैं बड़ा इंस्पायर था वो ये था कि वो इदारिया खुद लिखते थे और जितनी बारीक बीनी से वो तमाम अखबारात का मुताला करते थे। मैं गुजरते हुए उनके कमरे में सलाम करने जाता था तो वो मैंने उन्हें हमेशा सर झुकाए और लिखते या पढ़ते हुए देखा। अच्छा, फिर उनका कमरा नीचे है और न्यूज़ रूम और कंप्यूटर ऊपर है, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना पड़ता है। कुदरतुल्लाह साहब ही वाज अबाउट 75 प्लस, मेरा ख्याल इतना तो थे ना शफीक। तो वो जिस तरह तेज़ी से ऊपर आते थे तो मैं कहता था कि चौधरी साहब मैं तो हैरान हूँ ना, तुसी इन्ने फेरे लाते हो तो तुसी माशाल्लाह फ्रेश लगते हो। तो कहते मेरी एक्सरसाइज है। सो और वहाँ पे पूरा दफ्तर। बात हो गई आपकी? नहीं सर, करें आप, बीच में कर सकते हैं बात, कोई मतलब नहीं, नहीं। वो आपका क्लिप ना खराब हो। नहीं कोई बात नहीं, आप करें। तो वो असल में यह है कि चौधरी साहब हमेशा दफ्तर पैदल आते थे। हाँ जी, वो हरबंसपुरा से जेल रोड तक पैदल आते थे। बल्कि दिलचस्प लतीफ़ा ये हुआ कि मेरा एक सब एडिटर उनके साथ कहीं गया होगा रात को, तो मैंने उसे कहा कि आज कैसे जाना है। कहता मैं भाई वो निकलने लगा। मैं कहा क्यों, चौधरी साहब के साथ नहीं जाना? कहता उन्होंने मैंने कहा कि चल यार गप्पा मार दे, नहर तिकर चल रहे। कहता मैं नहर तक चला गया तो कहता है हूँ रह किन्ने गया थे, पैदल ही चले जाने का। तो इतने माशाल्लाह वो थे। हम सब अपने प्रोग्राम में कुदरतुल्लाह चौधरी साहब के लिए दुआ गोएं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नत के आला मुकाम अता फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात अता फरमाए। अच्छा सर, आज की जो अहम खबरें हैं उसकी तरफ चलते हैं। एक रिपोर्ट आपसे शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। 30 साल में जो आप दो खानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। मैं अपनी कौम से वादा करता हूँ सारे खाने पीने की चीजों की कीमतें मैं आधी कर दूँ। पाकिस्तान के पिसे हुए तबके के लिए वजीर आजम इमरान खान ने रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। कौम से खिताब में वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े फलाही प्रोग्राम का ऐलान कर रहा हूँ। खानदानों का डाटा न होने की वजह से सब्सिडी देना मुश्किल था। पाकिस्तान में कभी भी मौशी हालात इतने बुरे नहीं थे जो हमें मिले। वजीर आजम का कहना था कि 2 करोड़ खानदानों के लिए पैकेज ला रहे हैं जिससे 13 करोड़ पाकिस्तानियों को फायदा होगा। घी, आटा और दाल पर 30% सब्सिडी मिलेगी। उन्होंने कहा कि 40,000 खानदानों के लिए सूद के बगैर कर्जों का प्रोग्राम ला रहे हैं। सूद के बगैर कर्जों से घर बनाए जा सकते हैं। वजीर आजम ने कहा कि ऑपोजिशन महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकली हुई है। मैं पाकिस्तान के 2 बड़े खानदानों से कहता हूँ कि आप अपनी लूटी हुई दौलत पाकिस्तान वापस लाएं। मैं मुल्क में खाने पीने की अशिया की कीमतें आधी कर दूंगा। शफीक साहब, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज आया है 120 अरब रुपए का और इससे 11 करोड़ पाकिस्तानी मुस्तफ़ीज़ होंगे। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा पैकेज नहीं आया। असल बात तो ये है कि अब उस पैकेज को किस तरह आवाम तक पहुँचाया जाए। अगर आप इजाज़त दें तो MNA हैं अमजद अली खान साहब, मैं चाह रहा था कि ज़रा उनसे बात कर लें ताकि थोड़ा सा हमें अपडेट हो जाए। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। ये जो रिलीफ पैकेज आया है इस पे अमल दरामद कब से शुरू हो जाएगा? मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की के पहले फलाही काम है जो होने जा रहे हैं। जो इमरान खान साहब समझते हैं कि आज हमने मुश्किल में गरीब लोगों को बचाना है, गरीबों को भी बचाना है और अपनी मईशत को भी बचाना है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है मैं समझता हूँ टुवर्ड्स कि हम इस मुश्किल में अपने गरीब के साथ और पाकिस्तान के अवाम के साथ, किसान के साथ खड़े हैं। अच्छा सर, अपोजिशन तो इस पैकेज पे बड़ी तनकीद कर रही है। तो जितनी भी तकलीफें हम झेल रहे हैं, जो इकोनॉमी के ऊपर जो बर्डनाइज चीजें हैं, तो ये अपोजिशन के सिया धरा है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों की मुश्किलात को कम करें। काश कि ये हमें वो इकोनॉमी दे के जाते कि आज पाकिस्तान मुश्किल में ना होता। कोई इनके पास कोई इससे बेहतर को कौन फयकून की ताकत तो अल्लाह के पास है। हमारे पास तो कोशिश है, काविश है, रिज़्क़ देने वाली अल्लाह की जात है। कोशिश कर रहे हैं कि हम रियासत मदीना का जो तस्वर है कि हमने इस्लामी फलाही मुमलिकत जो है वो बनानी, तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि उनका है कि वो जिस तरह है कि अच्छे काम को भी वो तनकीद का निशाना बनाना कि वो सियासत कर रहे हैं, लेकिन सियासत नहीं होनी चाहिए। तो ये था कि कम अज कम अपनी दौलत जो लूटी हुई दौलत है पाकिस्तानियों की वो वापस लेके आते ताकि इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की इकॉनमी अपना हिस्सा तो डाल लेते।
बहुत शुक्रिया अमजद अली खान साहब, हमसे बात कर रहे थे। शफीक साहब, कल के जो पैकेज है उसके अहमियत हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। उसमें एक बात खान साहब ने कही कि अगर ये इतने ही हमदर्द हैं कौम के तो ले आए दौलत पाकिस्तान में। आज अगर पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है तो बड़ा बनते हैं ना, इनमें बड़ा दावा है, तो ले आए दौलत और खुद ब खुद इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। देखिए, जो हालात महंगाई है, हम इस प्रोग्राम में बात करते रहे हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि महंगाई है। उस महंगाई को रिलीफ देने के लिए जो उन्होंने पैकेज दिया है, ये आवाम के लिए कुछ थोड़ा कहते हैं सुख का सांस होगा। अब अपोजिशन की बात की अमजद साहब ने, और मैं कल प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के बाद एक मशहूर टीवी चैनल देख रहा था, बार बार नाम क्या लेना उसका, तो वो उन्होंने पहला कमेंट भी लिया ज़ुबैर से और अब्दुल्ला साहब से। अब अब्दुल्ला साहब को मेरी तरह क्या पता है इकॉनमी क्या होती है, क्या होते हैं। ज़ुबैर साहब भी वो शुरू यहीं से हो गया कि पैकेज को उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, यानी ये उन्होंने गवारा ही नहीं किया, ना एंकर ने गवारा किया। इनकी पॉलिसी है, लेकिन चलिए पॉलिसी, लेकिन कम से कम आपको फैक्ट्स को, बाद में हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं, आप फैक्ट्स को ट्विस्ट ना करें। कम से कम जो उन्होंने आपको रिलीफ दिया उसको तो अप्रिशिएट करें। बिल्कुल सही है। और इससे अपना हमारे लोगों को, आवाम को फ़ायदा होगा। लेकिन अपोजिशन और हमारा जो कुछ मीडिया हाउसेज हैं, उनका वतीरा यही है कि आज उनकी लीड भी देख लें कि नेगेटिव चीज़ पहले, पॉजिटिव बाद में। और देखें ये इसमें फिर अपना आपके यूटिलिटी स्टोर्स हैं, बाकी हैं, फिर पेट्रोल में रिलीफ दे रहे हैं, अपना दालों, जो आवाम की ज़रूरत है, आटे में, सब कुछ। तो मेरा ख्याल अप्रिशिएट करना चाहिए। अपोजिशन का काम, अपोजिशन ठीक है, लेकिन कम से कम आवाम को जो सुख मिल रहा है, आवाम के लिए जो काम हो रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करें और बिल्कुल क्या कहते हैं, कवे को सफ़ेद ना कहें। बिल्कुल ठीक राना है साहब, हम तीसरा रोज़ है, तीसरे दिन से हम देख रहे हैं कि जंग अखबार की जो एजेंडा लीड है, आप देख रहे हैं आज भी जो है वो एजेंडा लीड उन्होंने दी है कि अनाउंसमेंट थी कि पैकेज प्राइम मिनिस्टर जो है वो दे रहे हैं, तो उस हवाले से पैकेज की जो है वो बाद में दिया गया है और पैकेज से पहले जो है अब वो पेट्रोल के हवाले से जो है उन्होंने दिया। तो आप किस तरह से, आप न्यूज़ एडिटर भी रहे हैं, आप एडिटर भी हैं के अखबार के, आप क्या समझते हैं कि ये हमारे जो प्रोफेशनलिज्म है, जो सहाफ़ती तकाज़े हैं, उसके मुताबिक है? देखो खालिद भाई, मैं एक बात आपको बताऊं, बतौर पाकिस्तानी और बतौर पाकिस्तानी सहाफ़ी, जब तक हम सूरत हाल का गैर जानिबदारी से इदराक नहीं करते ना, हम अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ अखबारात, जैसे आपने जंग कहा, और कुछ अखबारात उन्होंने, वज़ीर आज़म ने ये एक बात आलमी तनाजुर में की कि जिस तरह पेट्रोल महंगा हो रहा है तो हो सकता है कि इधर भी उसके असरात पड़े, लॉजिक जो है। लेकिन असल बात तो ये कि क्या पाकिस्तान की तारीख में 120 अरब रुपए का कभी पैकेज आया है अखबारात को, और ख़ास करके कुछ अखबारात को इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ भी ना मिले ना, अगर वो ये ना पेट्रोल वाली बात ना भी कहते तो उन्होंने तब भी उसमें से एक एंगलिंग करके। अब मेरा वो जो एक फेवरेट एंकर है, मेरा चंद माई, मेरा हीरो, फिल्मी हीरो ऐसे करने वाला, वो भी कल कह रहे थे बड़ा मायूस कुन है, और वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज ऐसे थी, और वज़ीर आज़म का ये। ओ भाई, 120 अरब रुपए उन लोगों से पूछो जिनके घर के अंदर वाकई गुर्बत है, कि उनको 30% मिलने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये अखबारात और ये इस तरह के जो होते हैं, ये एजेंडा, आपने बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो ये एजेंडा न्यूज़ होती हैं, और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपने चूंकि इमरान खान के खिलाफ एक प्लान किया हुआ है कि हमने उसे नेगेटिव पोर्ट्रे करना है, तो पहले वो चीज़ दे दी जिसका अभी कोई वजूद नहीं है, और जिसका वजूद है उसको पीछे ले गए। सब एक लफ्ज़ मरहूम अब्बास हतर ने भी बड़ा अच्छा इन एंकर के बारे में इस्तेमाल करते थे वो अक्सर, कि ये एंकर नहीं है, ये एक्टर है, ये एक्टिंग करते हैं। बिल्कुल, आप भी मुझे कहते हैं वैसे, आप शाह साहब की बात ही आपसे, अच्छा वो मुझ पे कोट करते हैं आप अक्सर हैं। हम कोशिश करते हैं। सलमान भाई, जो ये पैकेज आया है, मैं प्योरली पैकेज के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ, गरीब आदमी पे इसका क्या असर पड़ेगा? देखें जी, पहली बात तो ये है कि जितने भी पैकेज आते हैं ना, अब जैसे पाकिस्तान में एहसास प्रोग्राम आया, जैसे वो कर्जे मिल रहे हैं, जैसे हेल्थ कार्ड की बात हो रही है, जैसे राशन कार्ड की बात हो रही है, जैसे ये जो 120 अरब रुपए का पैकेज आया, बिल्कुल सवाल ये है कि क्या ये पैकेजेस जो हैं आज के दौर में माजी के हुक्मरानों की तरह उनकी जेबों में जा रहे हैं, बिल्कुल या लोगों को मिल रहे हैं? अब ये पैकेज के तहत देखिए, ये है ठीक है, छोटा है, लेकिन इसके बावजूद ये आम लोगों तक पहुंच तो रहा है।
कोई बंदा है जो ये कह रहा है कि जनाब एहसास प्रोग्राम ठीक नहीं है? बिल्कुल कोई सही। कह रहा है कि जनाब ये जो हेल्थ कार्ड दिया गया ये ठीक नहीं है? आज तक कोई कोई उसको कह रहा है नहीं कि उठी। जनाब ये जो फला फला हमें कर्जे मिल रहे हैं ये ठीक नहीं है? यानी अंदाजा लगाइए, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम 1400 अरब रुपए के ऊपर बेस करता है और ये 40 लाख खानदानों को डील कर रहा है। तो बिल्कुल मैं ठीक ये है। समझता हूं भाई कि जिस किस्म की इकोनॉमी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, जिस किस्म की इकोनॉमी दुनिया के अंदर है, उसमें से इस तरह के पैकेजेस का निकालना, इसको अप्रिशिएट करें। ठीक है, ये मुकम्मल नहीं है, मैं पहले कह रहा हूं, बहुत कुछ होना चाहिए पाकिस्तान में, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसको तो कम से कम अप्रिशिएट करें ना। वजीर आजम इमरान खान या उनकी हुकूमत के बारे में तनकीद के और पहलू निकाल लें। मिसाल के तौर पे ये कहना कि जी, मैं अब कल एक बड़े एंकर का सुन रहा था, जैसे आपने कहा ना, उन्होंने अपने उसमें ट्वीट में किया है कि जी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि प्राइम मिनिस्टर जो है बड़े घबराए हुए हैं और वो रिजाइन करना चाहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि एक बंदा जो है बतौर प्राइम मिनिस्टर वो आपको इतना बड़ा पैकेज दे रहा है और आप उसकी बॉडी लैंग्वेज पे जा रहे हैं। अच्छा, कोई कह रहा है कि जनाब देखिए उन्होंने शरीफ खानदान के बारे में बात कर दी, असल में वहां तो बात नहीं की। ये जो 30% जा रहा है, जैसे आपने कहा कि ये उन लोगों से पूछे जिनके लिए जरूरत होती है। मुझे अच्छी तरह याद है एक जमाने में मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो वो 5-5 मुर्गियां बांटी जाती थी, तो हम समझते थे इससे कौन सी गुर्बत खत्म होती है। लेकिन सर जब हम देहातों में गए तो पता चला वो औरतों के लिए बहुत बड़ी नेमत थी। सही बात। वो जो अंडे वहां से निकलते थे मुर्गियों के, वो जो बेचा करती थी, उनसे उनका राशन चलता था। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो हुकूमत की तरजीहात में कम से कम ये जो कमजोर तबका है ना, इसके ऊपर जो फोकस किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करें और दुनिया के बड़े बड़े इदारे इसके ऊपर अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन हम अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। पोजीशन को अपना ज़रा बहस लायक करें। अगर इमरान खान जीरो प्राइस भी कर देगा ना, फिर भी इन्होंने यही कहना है कि कोई ना कोई और निकाल लेंगे नुक्ता। कोई नुक्ता निकाल लेंगे, नहीं जी ये तो -0 करें ना के पैसे। फिर देखें अपने साफियों की बात की, एंकर की बात की है, जब जर्नलिस्ट बायस हो जाता है ना, उसका कलम और उसका क्या जबान बायस हो जाती है ना, फिर वो जर्नलिस्ट ही रहता, फिर वो पार्टी का रुकन हो जाता है। बिल्कुल ठीक। और मोस्टली हमारे जो एंकर देख लें, दोनों ज़ात ने, खालिद साहब ने और सलमान साहब ने जो निशानदेही की है, हमारे जर्नलिस्ट जो है वो पार्टी बने, फिर वो कहते हैं कि हमारी को सुनता नहीं। जब आप न्यूट्रल नहीं प्ले करेंगे तो उसका रिजल्ट यही निकलेगा और साफत पे लोगों का उसी तरह एतबार उठ जाएगा जिस तरह अपोजिशन के सियासत लोगों का एतमाद उठ गया है। मुज़म्मिल असलम साहब तर्जुमान मुशीर खजाना है, वो हमारे साथ हैं। मैंने कहा ज़रा उनसे भी इस पैकेज पे बात की जाए। सर, अपोजिशन का एक कहना तो ये भी है कि इतना बड़ा पैकेज देना, इससे मईशत के ऊपर बोझ पड़ेगा। सर, इसका ज़रा थोड़ा सा समझाएं। देखिए, इकोनॉमी में तो जब पैसा खर्च होता है तो इकोनॉमी जो है आगे बढ़ती है, तो ये इकोनॉमी पे कहीं भी बोझ नहीं होगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत के वसाइल जो है इसमें उन पे बोझ तो नहीं पड़ेगा। तो लाजमी सी बात है कि हुकूमत अपने ये वसाइल से जब खर्च करेगी तो हुकूमत के जो खसारा है उसमें से फर्क पड़ेगा। लेकिन इस वक्त हुकूमत की तरजीह ये है कि किसी तरीके से जो है डायरेक्ट सब्सिडी पहुंचाई जाए लोगों के घर तक जो इसके अहल है, वजह ये कि एक चीज की कीमत कम करके पूरे पाकिस्तान के जो है ना उसको जो है फायदा उठाया जाए, फायदा दिया जाए। ये सिर्फ अहल लोगों को दिया जाए ताकि हुकूमत को भी पता हो कि जो उन्होंने फायदा दिया ये अहल लोगों तक गया है और हुकूमत के वसाइल पे भी इतना दबाव ना पड़े। अच्छा सर, अपोजिशन ये कहती नजर आ रही है कि IMF ने हमें लिफ्ट नहीं कराई, ऐसे ही है? पता नहीं, या तो अपोजिशन इतनी IMF से उनको प्यार है कि उन्होंने, आपको पता है कि माशाल्लाह 22 प्रोग्राम पाकिस्तान को दिलाए हैं, तो हमें तो इतना प्यार नहीं IMF से, हमें प्यार अवाम से है और अवाम के हक में जो चीज़ होगी हम वो करने जाएंगे। हमने जो है अगले 1.5-2 साल हुकूमत के नहीं देखने, हमने अपनी अगली नस्ल के साथ चलना है। ये तो रही ये बात है। दूसरी बात ये रही कि जो अगर हुकूमत के बारे में कह रहे कि IMF से मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो इनकी गलत फहमी है। आप चंद दिनों का इंतजार करें, आपके सामने तफसीलात आ जाएंगी। ठीक है सर। अच्छा ये बताइए कि सर कि ये पैकेज पे कब से अमल दरामद शुरू हो जाएगा? देखिए, पैकेज की इब्तिदा और अनाउंसमेंट हो गई है, उसके लिए पैसा जो है मुख्तस कर दिया गया है। अब इसके जो है अगला मरहला ये है कि खानदानों की शनाख्त और उनको कार्ड की तफसीलात कैसे करनी है, तो ये मरहला जो है बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस दिन लोगों के हाथ में कार्ड आएगा उसके अगले 6 महीने तक ये खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात कर रहे थे। अच्छा सर, आज कौमी पार्लिमानी जो कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है,
अफ़गान सूरत हाल पे, और उसमें आर्मी चीफ साहब भी शरीक होंगे, DGISI भी होंगे, चारों वज़रा आला, वफाकी वज़रा, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल शरीफ साहब को भी तलब किया गया। 8 नवंबर को इजलास होगा। बड़ा अपने उसके हवाले से बड़ा हसास मौजूद है और राब्ते कर लिए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि तमाम सियासी क़यादत जो है वो इसमें शरीक होगी, और होना भी चाहिए शफीक साहब, क्योंकि ये कौमी एक मामला है, कौमी इशू है अफ़गानिस्तान के साथ हमारी सूरत हाल। बिल्कुल, इसमें देखिए अफगानिस्तान की सूरत हाल, फिर दाखिली सूरत हाल, फिर हमारे जो मशरक़ी बॉर्डर हैं, सब उस हवाले से बात होगी जो उसमें टेंशन है। फिर कश्मीर का मामला है, और इसमें स्पीकर साहब ने इसको इन्वाइट किया, वही चेयर करेंगे। और उन्होंने तफरीक को नहीं छोड़ी, तमाम अपोजिशन को दावत दी है कि आप आएँ, और उसमें क्योंकि सिक्योरिटी इदारे भी होंगे, सियासतदान भी होंगे, अपोजिशन भी होगी, आके अपना माफी ज़मीर बयान करें। और जो हमारी अपोजिशन है ना, इसमें साथ जो मौलाना साहब के बेटे हैं उनको भी इन्वाइट किया है। यहाँ पे पोलिटिकल पार्टियाँ सियासत ना करें, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कोई कौमी मसला है, इसमें शरीक को अपनी तजावीज़ देंगे, कैसे हम आउटकम अपना इससे बाहर आ सकते हैं जो उस तक मसाइल दरपेश हैं। और ज़ाहिर जब अपना हाईएस्ट लेवल पे आर्मी चीफ और DGI होंगे तो उन्हें ब्रीफ करेंगे कि हमारी सिक्योरिटी के मामला क्या हैं। और फिर आप देखेंगे ये जो हमारे कोई अभी हम बात कर रहे थे जर्नलिस्टों की और कुछ अखबारात की, कुछ अखबारात चीखे हैं, आपको पता है ना चीखा का बैकग्राउंड समझ लें क्या है। वो चीखे होते हैं, वो पहले ही ना अपना एक अखबार ने लगाया हुआ जनाब के मुस्लिम लीग नून ने इसका बाइकआउट कर दिया और अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया। तो मैंने एक से बात की, मैंने कहा यार तुम लोगों ने बाइकआउट कर दिया, कहते हाल तक फैसला ही नहीं हुआ। यानी ये देखें कि कुछ अखबारात जो हैं या कुछ सहाफ़ती इदारे जो हैं वो एक कदम आगे आते हैं और वो चीखे का रोड लाकर उन्हें कहते हैं कि भाई ये तुसी ना शामिल होना। तो इस किस्म के रवैये को हमें डिस्करेज करना चाहिए। फिर मैं कहूँगा जिस तरह अपोजिशन की से लोग नालां हो गए ना, इतबार नहीं करते, इस तरह मीडिया को यह हाल होगा। और कम अज़ कम जो नेशनल इशूज़ हैं उस पर बी पॉजिटिव रोल प्ले करें। बिल्कुल ठीक है। जिस अखबार की आप बात कर रहे हैं, नई बात, उनके जो ग्रुप एडिटर हैं वो भी जो हैं वो नून लीग का जो मीडिया ब्रिगेड है उसके बड़े अहम रहनुमा हैं। अच्छा माशाल्लाह। सलमान साहब, अताउर रहमान मैं सब दो छोटे से शॉर्ट कमेंट चाह रहा हूँ, मैंने अगले उस पर जाना है। अफ़गानिस्तान के हवाले से ऑलरेडी हमारी पॉलिसीज़ तय हैं, लेकिन इस इजलास के बाद वो जो अपोजिशन है उसको भी समझने का मौका मिलेगा कि हमारी पॉलिसीज़ क्या है और जो खारजी सूरत हाल है वो क्या है। देखिए बात यह है कि अपोजिशन को पता है कि पाकिस्तान का इस वक्त जो रीजनल पॉलिटिक्स में स्टांस क्या है, और आपको पता है आर्मी चीफ के साथ उनकी मुलाकात भी हुई थी जिसमें उन्होंने सारा ब्रीफ किया था। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं ना जी, ये जब एक बंद कमरे के सेशंस में होती हैं वहाँ कुछ और तरीका एटीट्यूड अपनाती हैं, और जब ये मीडिया के अंदर आती हैं, अपने पब्लिक फोरम पे आती है, तो वहाँ ये फिर एक हुकूमत बैशिंग और रियासती बैशिंग करना शुरू कर देती हैं। मतलब यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की रियासत ने कश्मीर का सौदा कर लिया। अंदाज़ा लगाइए आप। तो मेरा ख्याल है कि जो जैसे आपने कहा कि ये जो कौमी मामलात होते हैं इस पे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान टकराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कौमी मामलात हुकूमत के नहीं है, ये रियासत से जुड़े हुए मामलात हैं, रियासत से जुड़े हुए मसाइल हैं। इसके ऊपर फिर बयानिया एक होना चाहिए। और आप देखिए ना इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, और जिस तरह अभी आपने कल हमने खबर डिस्कस की है कि वो जो अफगान तनाजुर में कौमी सलामती वहाँ पे कॉन्फ्रेंस का, अब आपको पता वहाँ चीन ने भी इनकार कर दिया, पाकिस्तान के बाद चीन ने भी इनकार कर दिया जाने का। यानी भारत उसमें से अपना रोल निकाल रहा है अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, वो निकल नहीं पा रहा। इसलिए अफगानिस्तान की सूरत हाल, पाक भारत ताल्लुकात की सूरत हाल, कश्मीर की सूरत हाल, फिर ये जो कालिदम तंजीम के मामला जो दाखिली कॉन्टेक्स्ट में, ये सब चीज़ें वहाँ डिस्कस होंगी। तो मुझे लगता है कि अहम फैसले जो हैं वहाँ मुतवक्किल हैं। ठीक है। अच्छा, तो चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के लिए सदर ने 6 नाम तलब किए हैं, और इसमें अपोजिशन लीडर की जो रजामंदी है उसके बाद फैसला होगा। एक जो फिर वो खालिद वाली बात कि कुछ अखबारात ने एक मखसूस प्रोपेगेंडा किया कि जी वज़ीर आज़म के हाथ में इख्तियार आ गया और वो फारिग कर सकते हैं, रख सकते हैं, और कल से ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। अच्छा, इस पे मैंने बात हमने लाइन पे लिया है साबिक अटॉर्नी जनरल है इरफान कादर साहब, और बड़ा नाम है उनका, उनसे मैंने कहा जरा उनसे राय ली जाए कि ये सूरत हाल क्या है। कादर साहब, तीसरा जो तरमीमी आर्डिनेंस आ गया और कहा यह जा रहा है एक मखसूस मीडिया जो ग्रुप है, ब्रिगेड है, वो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि वजीर आज़म के पास इख्तियार चला गया चेयरमैन को हटाने का और रखने का। इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखें, ये जो लोग कह रहे हैं वजीर आज़म के पास इख्तियार चला गया है, इनको सही कानून का अदराक ही नहीं है। हुआ ये है कि हुकूमत से ये जो पिछला ऑर्डिनेंस आया था ना, इस ऑर्डिनेंस से पहले वाला ऑर्डिनेंस के तहत उन्होंने इख्तियार जो है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दे दिया था इनको निकालने का। जी। तो वो इख्तियार बिल्कुल वो गलत इन्होंने दिया था, लिहाजा उस गलती की इन्होंने अब तलाफी की है, जो कि सही किया है। क्योंकि
जजेस का कोई काम नहीं है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, कि वो नैब की अकाउंटेबिलिटी करे। ना तो आइन में कोई इस तरह का फंक्शन उनका है, ना किसी कानून में उनको इस तरह का फंक्शन दिया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो एक महकमाना अकाउंटेबिलिटी का फोरम है, उसका नैब की अकाउंटेबिलिटी से तो कोई ताल्लुक ही नहीं। तो लिहाजा ये अच्छा किया इन्होंने कि सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार पहले था, उन्हीं के पास इन्होंने रहने दिया, तो ये बिल्कुल ठीक किया है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा सर, मैं एक दफा फिर आपसे क्लियर पूछना चाह रहा हूं कि क्या अमलन वजीर आजम चेयरमैन नैब को ओहदे से हटा सकते हैं? नहीं, इसलिए नहीं है कि ये, इसलिए लोग कुछ कह रहे हैं कि वो उनका ख्याल है कि आइन में ये लिखा हुआ है कि सदर पाकिस्तान अपने फराइज मनसबी में वजीर आजम के मशवरे के मुताबिक अमल करेंगे। लेकिन ये तमाम लोग जो ये कह रहे हैं, उनकी नजर गालिबन आर्टिकल 48(2) से पे नहीं पड़ी। आर्टिकल 48(2) में लिखा हुआ है कि जो मामला सदर के करने के हैं, वहां पे वजीर आजम के मशवरे की कोई रेलेवेंस नहीं है, ये साफ तौर पे लिखा हुआ है। तो ये आर्टिकल 48(2) में उन्होंने लिख दिया है कि जो सदर के करने के मामला हैं, वहां पे वजीर आजम की जो मशवरा है उसका इतलाक नहीं होगा। तो इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, तो लिहाजा ये कहना कि ये वजीर आजम के पास अख्तियार चला गया, ये मैं पहले ही आपको वजाहत कर चुका हूँ कि ये बात दुरुस्त नहीं है। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब हमसे बात करने का। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं अताउल्लाह कासमी साहब का कालम है, वो शरीफ फैमिली के इख्तिलाफात, उस पर बात करेंगे और एक दो और इश्यूज हैं उन पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। जी वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे अताउल्लाह कासमी साहब के कालम के हवाले से शरीफ फैमिली के इख्तलाफात, और उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को 3 दफ़ा वजारत उज़्मा की पेशकश हुई और उन्होंने अपने भाई की खातिर ये ठुकरा दी। शफीक साहब, कालम आपने भी पढ़ा है, हम सब ने पढ़ा है और उसमें मज़े लेके पढ़ा है, और वो मज़े के लिए ही कालम लिखा गया है। असल में ना उन्होंने साफ़त से हट के इतना बड़ा नाम है वो, और उन्होंने अपना हक़ नमक अदा किया है, और हक़ नमक अदा करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं आपको कोई अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मुझे आपको डर है कि आप रोक देंगे, खैर मैं नहीं करता इस्तेमाल, ना करें आप। लेकिन ये देखें कि ये काय की साफ़त है। ये कॉलम देखें, उनके ख़ानदानी मसाइल, वो खड़े हुए थे, वो बैठ जाते थे, वो ये करते थे, वो करते। आप इतने मदासराही की इतने आगे जा रहे हैं, आपके हर चीज़ भूल गए आप। फिर देखें, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ को अपना 3 बार प्राइम मिनिस्टर की ऑफर हुई थी। आपने मैं बिल्कुल इसकी तायद करता हूँ, उनको 3 बार ऑफर हुई थी, लेकिन कहाँ, ख्वाब में। अच्छा, ये इन्होंने जो कासमी साहब, कम से कम आप हकीकत की बात करें। मेरी आप सबकी ख्वाहिश होगी कि हमें जी अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया, हमारे ख्वाहिशों पर तो कुछ नहीं होता ना, ये तो आवाम के वोट पर डिसाइड करते हैं। और फिर अगर आप एक अपना कॉलम लिखा आपने, आपको कितना ओबलाइज किया। असल में ना हम लोगों में कुछ जो जर्नलिस्ट हैं जो ओबलाइजिंग जर्नलिस्ट हैं, जिनको सियासी पार्टियाँ जब हुकूमत में आती हैं तो इतना ऊपर ले जाती हैं कि वो अपने मनसब से हट जाते हैं। इसमें इरफान सिद्दीकी साहब भी हैं और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इसमें सरफरेज ये हैं जिनका भी कॉलम ज़ेर बहस है। और फिर इन्होंने ना उनकी अपना देखें, आप बात करें कौमी सियासत की बात करें, आप करें मुल्क में क्या होने जा रहा है, क्या आपने उनके एक फिर वो लफ्ज़ रोक रहा हूँ, आप मेरी तो आँखें निकाल लें, यानी उनके लिए उनके ख़ानदान, उनकी तारीफ़ लबेड़ लिया अपने आप को ना। बिल्कुल।
पंजाबी में लफ्ज लपेट लिया। लपेट लिया मैंने, सही सही अपना हल्का लफ्ज चूज कर लपेट लिया है। तो कम से कम आप किसी की जाती, और अगर कोई जाती आप किसी की नौकरी कर रहे हैं तो उस नौकरी को उसमें सहाफत में ना लाएं, लोगों को मजबूर ना करें कि वो आपके जो अपना सादात हैं वो लोग उससे महसूस हों। और उसमें इन्होंने देखा ना, फिर इन्होंने जो अपना जो साफ़ी इक़दार होते हैं, हमने आपसे भी सीखा है, उसमें आप कॉलम देते हैं, बैलेंस करते हैं, खबर दें ठीक है, खबर आप दें लेकिन उसमें बैलेंस करें। इन्होंने शुरू अपना उनसे शरीफ फैमिली से ख़त्म शरीफ, ये जिक्र उन्होंने नहीं किया कि उन्होंने कितना पैसा लूटा और वो कब वापस करेंगे। ये इन्होंने जिक्र नहीं किया कि आप अपने गए इलाज के लिए गए लंदन तो कब वापस आएंगे। ये जिक्र नहीं किया कि भाई आप अपना आपके जो जमातें हैं 7 से 12 तक, और जब भी मौका मिलता है उनकी एक बात करते हैं कि हमारे अपना जो है उनको वापस लाओ, उनको NRO दो। कम से कम बैलेंस रखें आप। अगर आप लोग आपके कॉलम जो लोगों की आंखें बंद नहीं कर सकता, लोग बड़े सियाने हो गए। बिल्कुल सर। खालिद साहब, एक कॉलम के आखिर में उन्होंने लिखा है कि मरियम साहिबा जो हैं वो बहुत सलाहियतों की मालिक हैं और वो अपने बाप और चचा की तरह बहादुर हैं और इनके वालिदैन से, वो अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत करती हैं और वो अपना किरदार अदा करें। अगर वो इतनी मोहब्बत है तो सर क्यों दोनों अलग-अलग जलसों में जाते हैं, इकट्ठे क्यों नहीं होते? देखिए राणा साहब, पहली बात तो ये है कि ये कॉलम मैंने भी बड़ी तफसील के साथ पढ़ा। ये कासमी साहब ने कॉलम जो लिखा है एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के तौर पर मुझे लगता है कि उस तरह लिखा है। और उसका स्टार्ट देखें, पहला जुमला जो है वो देखें, वो कहते हैं कि ये सुनते सुनते मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कि जो है वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ एक पेज पर नहीं है। वो असल में उनको लिखना चाहिए था कि मैं मुस्लिम लीग नून के लिए खिदमात जो हैं वो अदा करते करते जो है वो बूढ़ा हो गया हूँ। और दूसरा जो बात आपने की है कि चाचा और भतीजी का जो मामला है, दोनों की जो तारीफ़ें की हैं, तारीफ़ें तो तीनों की हैं, नवाज शरीफ साहब की भी की है, शहबाज शरीफ साहब की भी की है और मरियम साहिबा की भी की है। तो अगर उनको इख्तलाफात से इतने मसाइल हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि नून लीग में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और नवाज शरीफ के इख्तलाफात ज़ेरे बहस ना है, तो फिर आप तो उनके घर के बंदे हैं, उनके घर रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। आपने लिखा भी है कि मैं तो जलावतनी में भी उनके साथ था। तो आप चाचा और भतीजी की सुलह करवा दें। असल में मसला राणा साहब ये नहीं है, मसला ये है कि उनको अपना जो है वो रोज़गार, जो बेरोज़गारी जो है वो बड़ा तंग करती है। क्योंकि वो नून लीग के एक दौर में वो सफ़ीर थे, दूसरे दौर में वो PTV के जो है वो चेयरमैन थे और वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल था उनके पास। और अब वो चाहते हैं मेरी, बल्कि एक कोशिश उन्होंने सेनेटर बनने के लिए भी की थी, लेकिन वो सेनेटर तो ना बन सके, फिर गवर्नर के भी उम्मीदवार थे। तो अब शायद वो अगले वो चाहते हैं, बल्कि नवाज शरीफ साहब को एक मशवरा भी दिया है उन्होंने कि मियाँ साहब आपको मैं मशवरा देना चाहता हूँ कि कोई दरमियानी रास्ता निकाले। यानी ये वो ग्रुप है जो चाहता है कि जल्द नून लीग जो है वो किसी ना किसी तरह जो है बेशक वो मफाहमती बयानियाँ उसकी बना पर इक़्तिदार में। बिल्कुल सही। अच्छा, एक कॉलम के एक जगह उन्होंने कासिम साहब ने लिखा है सलमान कि अवाम जो है बिलबिला रहे हैं और मसाइल में घिरे हैं और परेशान हैं, और जो लाने वाले हैं इस हुकूमत को वो चाहते हैं कि अवाम को नाशाइस्ता गोई का निशाना वो भी बन रहे हैं। तो ये सारा कुछ वो कह रहे हैं। आप नहीं समझते कि इस मौके पर उन्हें ये भी बात कर देनी चाहिए थी कि अवाम बिलबिला रहे हैं तो माजी की जो गलत पॉलिसियाँ और लूट मार है वो एक बेसिक सबब है आज की अब तरीका, वो ज़रा डंडी मार ना। एक तो ये कहना कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो बड़ी परेशान लगी हुई है, परेशानी है उसको, और बड़े उस वक्त उनके अंदर एक दुख पाया जाता है, दर्दमंदी है, पाकिस्तान जो है वो तबाह हो रहा है। और वो अगर नवाज शरीफ साहब होते, वो शहबाज शरीफ साहब होते तो मामलात को सही तरीके से डील कर लेते। बात सारी यही है जो भी अपना खालिद क़य्यूम ने कहा है कि उनको पता है कि अगर नवाज शरीफ साहब आएंगे, मरियम आएंगे, शहबाज शरीफ आएंगे तो इक़्तिदार तो फिर कासमी साहब के पास भी आएगा ना, एक बात। और देखिए बड़ा शानदार स्टाइल अपना है, उनको पता था खतरा है, पता नहीं कल कोई इनमें से कोई एक आ जाए, यानी नवाज शरीफ आ जाए, मरियम आ जाए, शहबाज शरीफ आ जाए, तो तीनों के लिए उन्होंने एक बैलेंसिंग क्रिएट करने की कोशिश की है। और माशाल्लाह एक जिसे कहते हैं ना दरमियानी रास्ता निकालें, वो दरमियानी रास्ता क्या है? दरमियानी रास्ता ये है कि नवाज शरीफ साहब कोई मुकमुका करो, असी भी बड़े अरसे से बैठे हैं खाली, कोई इक़्तिदार की तरफ जाएं, कोई इक़्तिदार की तरफ आए। और फिर देखिए खूबसूरत बात सुने, कहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का इख्तलाफ क्या है? कोई इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ एक ही है, वो है बयानिया, वोट को इज्जत दो, पार्लिमानी सियासत। यानी अब आप नवाज शरीफ को बाबा जमहूरियत के तौर पर पेश करके ये साबित करना चाहते हैं, तो जरा ये बता देते वो मोहम्मद जुबैर से जो मुलाकात करने गए थे वो किस जमहूरी जद्दोजहद की का हिस्सा थी? तो मेरा ख्याल है कि कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत है।
और जो सवालात उनको उठाने चाहिए थे जनरली वो तो सवालात रेज नहीं किए, राना अलबत्ता उनको बता दिया कि मैं आपका आज भी आज वफादार भी हूं। वफादार राना साहब, ये सहाफत के बेशुमार हमने देखे हैं, रिपोर्टर होते हैं, कॉलमिस्ट होते हैं, न्यूज़ एडिटर होते हैं, एंकर होते हैं। ये जो चाकरी साफ़ी है सहाफत में, एक नई जो सिफ्ट जो है ये अपने इंट्रोड्यूस हुई है पिछले दौर से और अभी तक वो चल रही है, चाकरी साफ़ी जो है, ये चाकरी साफ़ी का खात्मा कैसे होगा? और फिर इन्होंने तवज्जो दिलाई है सलमान साहब ने कि अब ये भी बैलेंस कर रहे हैं। पहले ये लिखते थे सोशल इश्यूज पे, और अब तुम्हें पता है कि भाई शायद मेरी कोई लॉटरी में कोई दाल गल जाए, तो फिर अब वो उस पर आ गए। तो ये सहाफत की जो नई सिंफ है इसके बारे में क्या है, ये कैसे खात्मा होगा और ये क्या सहाफत क्या नुकसान पहुंचा रही है? देखें, बात यह है, अताउल्लाह कासमी साहब हमारे भाई हैं। अगर यार उन्होंने सोशल से हटके एक सियासी कालम लिख दिया माफ कर दिया तो माफ सियासी कर नहीं, देना। हाँ। शरीफत लिखा अच्छा, था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूं। देखें, उन्होंने बारीक लाइन ली है इस कालम में, बारीक लाइन क्या ली है, जुमला सुने। वो कहते हैं कि जनाब अली, लोग कहते हैं कि वोट नवाज शरीफ का है, चुनाचे शहबाज शरीफ को वोटर तस्लीम नहीं करेंगे। तो बात तो क्लियर कर दी उन्होंने। तो उन्होंने तो कह दिया साफ कि भाई शहबाज शरीफ साहब, ये पार्टी नून लीग की है। आखिर में उन्होंने कहा मरियम में सलाहियतें हैं, ये पार्टी नवाज शरीफ की और मरियम की है, आपको लोगों ने तस्लीम नहीं करना। साथ ये कह दिया कि दरमियानी रास्ता निकाले ताकि शहबाज शरीफ का भी रास्ता नहीं, निकल आए। वो मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि बात ये कि वोट नवाज शरीफ और मरियम का है, लेकिन जे तुसी विचों कुछ कर सकते हो तो तुसी कर लो, मेहरबानी हो ਤੁਹਾਡੀ। तो मैं ये समझता हूँ कि अताउल्लाह कासमी साहब का जो ये कालम है, अब मेरा ख्याल है कि देखें, अगर किसी बंदे को इतनी नवाजिशात मिली हो तो इतना तो हक बनता है उनका कि यार वो इस मौके के वो ये कालम जो है ना, दस्तावेजी सबूत है किसी अच्छे वक्त का कि जी ये मैं देखें दस्तावेज ये किसी अच्छे वक्त की। तो मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने राना साहब, मेरा आपसे सवाल था, क्या ये सहाफत है? क्या हम अपने आने वाले जो यंग साफी उनको ये सिखाएंगे कि इस तरह आप लेट जाओ और इस तरह किसी की तारीफ करें और उसमें हकायक को जुटवा दें? मेरा ये सवाल था। वेरी सीरियस नोट, अभी कुछ दिन पहले मैं गवर्नर साहब की एक तकरीर में था, तो वहाँ पे भी मैंने यही बात की कि पाकिस्तान की तबाही में जितनी, अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान को सलामत रखे, कायम रखे, जो हालात हैं उसमें जितना पाकिस्तान का दानिश्वर और पाकिस्तान का ये कालम निगार और ये कलम रखने वाला जिम्मेदार है, कोई नहीं है। इन्होंने छोटे छोटे बोनों को बड़े बड़े हीरो बना के पेश किया। इन लोगों ने लुटेरों को, इन लोगों ने डाकुओं को, इन लोगों ने कोता जहन, छोटे जहन के लोगों, काउंसलर लेवल के लोगों को जिन बना के लोगों के सामने पेश किया। मीडिया कल से मीडिया करके कह रहा है 2-3 दिन 5-7 दिन से कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं उनको छुपा के और नेगेटिव को दिखा रहे हैं। आम आदमी तो उसे देख के उसी तरह मुतासिर होगा। सो मैं ये समझता हूँ जो आपने बात की है कि अगर हमारे कलम में ज़मीर नहीं है तो फिर हमारा कलम वही प्रोड्यूस करेगा जो हिज मास्टर वॉइस, आपको याद है कि हिज मास्टर वॉइस होता था, वो लगा हुआ था और सान कान में, तो वो ही करेगा प्रोड्यूस। राना साहब, कलम के साथ माइक भी ऐड कर लें। अब माइक उससे ज्यादा लीथल आ गया, जो माइक में आता है ना वो ज्यादा लीथल होता है। अच्छा, पूछे एक जुमला और एक ही जुमला मैं कहूँगा कि इस कॉलम के अंदर एक आप जुमला उनका भूल गए जिसमें शहबाज शरीफ की जन्नती जो सफात है उनका भी जिक्र किया है उन्होंने। ठीक है। और दूसरा ये जो नून लीग से वाबस्ता जो साफीज रहे इनके लिए जो नून लीग के अंदर बयानिए की मुश्किल है वो इनके लिए भी है कि वो किसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। अच्छा, बस एक जुमला फिर मैं अगले उस पर जाऊंगा। जो आपने कहा ना कि वो माइक भी ऐड कर लें, हमारे कुछ जो दोस्त हैं उनको समटाइम पता है किस बात का भी गुस्सा होता है कि वजीर आजम हमें टाइम नहीं देता। हाँ, असल मसला ही ये ठीक है। मैं अपने कुछ चैनमई एंकर्स का नहीं कहना चाहता कि वो क्यों गुस्सा चढ़ जाता है, उन्हें क्या होता है। एक वजीर आजम उन्हें इंटरव्यू दे दें, एवरीथिंग विल बी सेटल्ड। तो ये मेरा ख्याल है कि सहाफत का म्यार अब यही आ गया। और शबकीर ऐसा तो आपने 30-35 साल गुजार दिया, आपने गुजार दिए। जो खालिद साहब ने बात की कि ये सहाफ़ी नहीं है, हमें ज़रा गलत फहमी हो गई ना, चाकर ये सहाफ़ी है ही नहीं, ये तो प्रॉम्प्टर पढ़ लें, बोल लें प्रॉम्प्टर। और फिर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि सहाफ़ी बेचारे दबते चले गए। और मेरे दोस्त सुहेल अहमद ने एक प्रोग्राम में वज़ीर आज़म की घड़ी पे बात की, तो उन्होंने अपनी घड़ी अगले दिन उन्हें भेज दी कि लें जी ये घड़ी। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि जो हमारा हुक्मरान तबका है माजी का, उनकी नज़र में भी सहाफ़ी और एक्टर में कोई फ़र्क नहीं था।
अच्छा सर, अब अगले कौमी जो मुकामी हुकूमतों के हवाले से जो इंतखाबात की वो है, उसमें ये कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि आप इसको जमाती बुनियादों के ऊपर कराएं। तो ज़रा मैं चाह रहा हूँ, यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस। सर देखिए, पहली बात तो यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला किया कि जो खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात हैं निचली सतह पे, उसको जमाती बुनियादों पे करवाया जाए। आपको याद है सार साहब 2015 में भी जब शहबाज शरीफ पंजाब में गैर जमाती इंतखाब करा रहे थे तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया था कि इसको जमाती बुनियादों पर करवाया जाए। अब जो खबर आपने आज देखी है उसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि इन इदारों को जमाती बुनियादों पे करवाया जाए, क्योंकि डेवोल्यूशन, जब आप कहते हैं ना पॉलिटिकल डेवोल्यूशन का मतलब यह है कि ये सियासी इदारे हैं और सियासत को डिवॉल्व किया जाए, तो इसका मतलब है कि इंतखाबात जमाती बुनियादों पे होना चाहिए। और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक गैर जमाती इंतखाबात गैर आइनी होते हैं और इससे अकरा परवरी और ख़ासतौर पर बरादरी की सियासत को फ़ायदा पहुँचता है, डेमोक्रेसी को फ़ायदा नहीं पहुँचता। दूसरी बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध को कहा है कि आप जो है 9 नवंबर तक के पहले हफ्ते तक जो है ना अपना शेड्यूल दे दें और इलेक्शन जो है ना वो हर सूरत में करवाए जाएंगे। जो उनका मुतालबा था ना, जो मैंने कहा था कि जी जब तक सेंसस नहीं होंगे, उसको मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। तीसरी बात यह कि पंजाब का भी जो ड्राफ्ट है वो पूरा फाइनल हो चुका है और अब वो पंजाब असम्बली से अप्रूवल होने जा रहा है और उसके बाद मार्च में कहा जा रहा है कि पंजाब में भी इंतखाबात होंगे। और वजीर आजम ने यह कहा है, मैं आपको सिर्फ वजीर आजम की 2 बातें बताना चाहता हूँ जो बड़ी पॉलिटिकल कमिटमेंट है। एक, उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए आप इन इंतखाबात को जमाती बुनियादों पर करवाएं। और दूसरा, जो फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा इस बात पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि बराह रास्त चेयरमैन के इलेक्शन होने चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा होगा कि बड़े शहरों के अंदर, मेगा सिटीज के अंदर लोग जो है वो खुद से अपने मेयर का इंतखाब करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि ये डेवोल्यूशन जो है, जो इस वक्त आप समझिए कि इलेक्शन कमीशन, अदालतें, पॉलिटिकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, इनके दबाव के साथ साथ जो है ना लगता है कि हम ट्रैक के ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं और इंतखाबात अब मुझे लगता है कि अगले साल में हमें चारों सूबों में नजर आएंगे। राना साहब ये देखें आप कि ना ये जमाती इंतखाब बुनियादों पर क्यों कहा है, जो पॉलिसी है वो जमात देती है, गैर जमाती जो लोग आएंगे वो बाद में पार्टी बनाएंगे, वो क्या पॉलिसी देंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर हमारे नेशनल लेवल पे हम सारे इलेक्शन करते हैं जमाती बुनियादों पे, क्यों कराते हैं कि सियासी जमात एक एजेंडा लेके आती है, एक मैनिफेस्टो लेके आती है और लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। अगर इसको गैर जमाती कराएंगे तो एक वहाँ तो वो भानमती कुमा बन जाएगा, हर बंदे की अपनी आवाज़ होगी, अपनी पॉलिसी को, लोग वोटर कन्फ्यूज होगा हम किस तरफ जाएँ। और जमाती बुनियादों पर प्राइम मिनिस्टर ने ये इसलिए कहा है, हालांकि काफ़ी जो खबर के मुताबिक काफ़ी कोर कमेटी के लोग इसके हक में नहीं थे, उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया है और इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी आएगी जी, जो जमात का, किसी भी जमात का जो एजेंडा होगा, जो उसका मैनिफेस्टो होगा वो आएगा, उस पर लोग वोट देंगे। खालिद साहब, एक्सप्रेस ट्रिब्यून का जो इदारिया है वो इसी पे ही है और वो ये कहते हैं कि जमाती इंतखाबात जो हैं वो जमहूरियत और सियासत के लिए अज़द ज़रूरी हैं। फिर उनका ये भी कहना था कि अगर आपने सियासी निज़ाम को मजबूत करना है तो मुकामी लोगों को जो नीचे से निकलते हैं उन्हें मजबूत करें। माजी में ज़ियाउल हक और बाकी जो जितने भी वो आते रहे वो गैर जमाती कराते थे ताकि लोगों की जो सियासी वाबस्तगियाँ उन्हें ख़रीदा जा सके। देखिए, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों जो जमातें हैं, उन्होंने जो मसाक़े जमहूरियत था उनका, उसमें ये दोनों पार्टियों ने इत्तफ़ाक़ किया था कि वो जब इक़्तिदार में आएंगी तो जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराएंगी। लेकिन जब नून लीग के पिछले दौरे हुकूमत में पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का मामला आया तो नून लीग ने गैर जमाती बुनियादों पर इनराफ़ किया जो मसाक़े जमहूरियत था और गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया। और इस पर इसके ख़िलाफ़ जो है वो PTI जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में रिट के ज़रिए नून लीग की हुकूमत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ गई और फिर हाई कोर्ट ने जो है वो PTI की दरख्वास्त पर जमाती इंतखाबात जो हैं वो सूबे में करवाने का जो है फ़ैसला दिया, जिसकी बिना पर फिर पंजाब के अंदर भी जमाती इंतखाबात हुए, सिंध के अंदर भी जमाती इंतखाबात हुए, KP के अंदर भी हुए। हत्ता कि KP के अंदर जो है 10 जो अजला थे वहाँ पर जो अपोजिशन की जमातें थी, PTI की हुकूमत थी वहाँ पर, तो 10 अपोजिशन को ज़िले जो हैं वहाँ उनकी हुकूमतें जो हैं मुकामी हुकूमतें बन गई। इसके बावजूद जो है इस बार भी जो है PTI जो है वो चाहती है कि जमाती बुनियादों पर सूबों के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। अच्छा सर, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, जाते जाते कल भारत अफगानिस्तान मैच, उस पर सोशल मीडिया पे बड़ी ले दे हुई। साहब
इनकी बातें खिल गई हैं। क्रिकेट का आया है तो ये इनके चेहरे की रौनक और होती मैं है। कहता हूँ ये स्पोर्ट्स के भी बहुत शानदार जर्नलिस्ट हैं। बिल्कुल। तो उसमें ना कमेंटेटर सलमान के अलावा हुआ ये है कि एक ना वीडियो बड़ा वायरल हुई, वो टास्क की है। मैं चाह रहा हूँ जरा पहले वो दिखा दूं, फिर उसके बाद इस पे बात करते हैं। It's a head. Nabi, what are you going to do? वो इसमें जब है टॉस हो गया और अफगानिस्तान के कप्तान जाने लगे, तो जो वीडियो में आवाज़ है सोशल मीडिया पे चल रही है, और वो ये है कि कोहली उन्हें कह रहे हैं कि आप बॉलिंग पहले करेंगे। अच्छा, फिर हुआ ये कि जब कमेंटेटर ने कहा कि व्हाट विल बी योर डिसीजन, तो उन्होंने बजाय ये कहने के कि हम ये करेंगे, उन्होंने कहा यस विल बॉल फर्स्ट, यानी वो कोहली की बात को उन्होंने वो किया। फिर एनालिस्ट ये कहते थे कि कम से कम 62 रन के फर्क से अगर इंडिया जीतती है तो वो टूर्नामेंट में रहती है, तो 67 रन से जीत गई। ये सारा कुछ, और वो अफगान खिलाड़ी जो पाकिस्तान के खिलाफ एक एक मैच पे चीख रहे थे, कल ऐसा लग रहा था कि वो सारे म्यूट हो चुके हैं और उनके अंदर से जज्बा जो है ख़त्म हो गया। राशिद पीछे गेंद कर रहे थे जिसको 2 छक्के भी पड़ गए। अब मेरे साथ मौजूद हैं और फिर अच्छा, जो ट्विटर का टॉप ट्रेंड है वो भी इसी पे है। वैसे तो वेल प्लेड इंडिया, लेकिन इस वेल प्लेड के अंदर वेल पेड इंडिया, सॉरी, वो और जितनी क्रिकेट के चाहने वाले हैं उन सब ने इसके ऊपर खासा रद्द अमल दिया है और खासा मेरी कोशिश थी। एक बड़े अच्छा वहाँ पे चल रहा था, उन्होंने कहा कि मैच तो अगरचे इंडिया जीता है, लेकिन उदासी इंडिया के चेहरे पे नजर आ रही है, खुशी जो है वो अफगान चेहरों पे नजर आ रही है। अच्छा, उन्होंने बड़े मजेदार टॉप ट्रेंड में जुमले चलते रहे। ओके, उन्होंने कहा कि मैच सोशल मीडिया पे तो कुछ भी कह दें कि जी अफगानी कप्तान ने कहा कि पैसे लेके मैच हारने पे हमें खुशी नहीं फखर है। तो वैसे तो टेक्निकली देखा जाए तो ये सारी टीम, इसमें से 8 लोग इंडिया में रहते हैं। हाँ जी, दिल्ली में रहते हैं कि टीम के कुछ दुबई 4, कुछ दुबई में, 1-2 पिशावर में रहते हैं जो PSL खेलते हैं। और इनमें जाना भी किसी ने काबुल नहीं है, अब किसी ने नहीं जाना। अब किसी ने वहाँ पे अफगान एक ओहदेदार जो थे, वो वहाँ पे मौजूद थे, वो सारा कुछ जो देख रहे थे। कोशिश मेरी है मिर्जा इकबाल बेग साहब से राब्ता हो जाए, लेकिन कुछ हमारा हाल है वो राब्ता नहीं हो पा रहा, तो इसलिए मैं ज़रा बात आगे बढ़ा रहा हूँ और आप समझते हैं कि अब जो देख रही है कि वो जो अगला मैच है अफगानिस्तान का और न्यूजीलैंड का, उसमें से इंडिया के अरमान जो है वो किस हद तक जो है ना बावर होते हैं, और क्या वो सेमीफाइनल की तरफ जा सकेगा या नहीं जा सकेगा? अगर अब थीरी ये है कि अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे, फिर 6-6 पॉइंट सबके हो जाएंगे और रन रेट के ऊपर आ जाएगा। इसके ऊपर चूंकि मल्टीनेशनल कंपनियां वो जो भारत में मुकीम है, उनकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है। IPL सबसे बड़ा जुआ भी है और वही कंपनियां इस यानी इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचना इफ और बट के दरमियान फंस गया। राणा साहब, क्रिकेट को ना और किसी भी गेम को गेम के तौर पर लेना चाहिए। अगर इसमें आप पॉलिटिकल मैनिपुलेशन करेंगे और अपना ममालिक जो खेल रहे हैं वो उसको अपनी नाक का मस्सा बनाने बिल्कुल, तो फिर ये गेम भी तबाह हो जाएगा। अपनी सियासत रखें, अपने तक रखें और उसको अपना सियासी मैनिपुलेशन से बाहर। बिल्कुल ठीक है। मिर्जा इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब, ये वीडियो वायरल हुई है, इस पे क्या आपके कमेंट्स हैं? क्या ये इसकी कितनी सच्चाई है? इसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन मैंने भी ये देखी है वीडियो और मुझे भी आवाज बज़ाहिर कोहली की लग रही, क्योंकि मैच रेफरी डेविड बून ने नहीं कुछ कह सकते थे और ना ही कोई और कुछ कह सकता था जो एंकर था टीवी का जो इंटरव्यू ले रहा था। लेकिन हैरत है राना साहब, जिस तरीके से अफगानिस्तान ने परफॉर्म किया, और आपने खुद देखा होगा कि अफगान कप्तान मोहम्मद नबी ने जब मैच के बाद इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा विकेट बैटिंग के लिए साजगार थी। तो हैरत है, अगर बैटिंग के लिए साजगार विकेट थी तो उन्होंने जो है वो पहले खुद बैटिंग करने का फैसला क्यों नहीं किया? भारत को क्यों बैटिंग की? तो आपको पता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मुख्तलिफ जो है वो जहनों में आती हैं। आपको याद होगा कि भारत ने अफगानिस्तान को अपना ग्राउंड दिया कि आपका ये होम ग्राउंड होगा। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच जो खेला वो भारत के खिलाफ खेला। तो बहुत सारे सवालात जहन में जन्म लेते हैं, लेकिन जब तक कोई चीज ठोस ना हो उसके बारे में वक्त से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है आइंदा आने वाले दिनों में ये सारी चीजें अनफोल्ड होंगी।
बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जाते जाते बाबर आजम को हम सलाम पेश करते हैं, फिर नंबर 1 बन गए T20 के, और मुझे उम्मीद है हमारा ये नंबर 1 बाबर जो है ये हमें एक ऐसी खुशी देगा जिसकी हम बहुत अरसे से मुंतज़िर हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है।